बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण की समीक्षा कराने पर विचार शुरू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण के आधार की जांच कराए जाने की बात सामने आ रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है। ओबीसी वर्ग में मुसलमान के आरक्षण के मामले पर सरकार ने जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग से पहले मुस्लिम आरक्षण पर यह बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि मुस्लिमों को आरक्षण के आधार पर जांच कराए जाने की तैयारियां पूरी हैं। मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिए जाने का मामला सामने आया है। वहीं धर्म के आधार पर आरक्षण की भी बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार बयान दिए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के मैदान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक धर्म के आधार पर आरक्षण के मामले पर कांग्रेस को घेरते आ रहे हैं। वही सरकार ये जांच कराएगी कि आखिर मुसलमानों को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुसलमान में जातियों का कॉन्सेप्ट नहीं होने का दावा किया जाता है। संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण न दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे में अगर आर्थिक आधार पर मुसलमान को आरक्षण दिया जा रहा है तो वो हिंदू समाज के सामान्य वर्ग के गरीब को मिलने वाले आरक्षण के आधार पर होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं रखे जाने की बात कही जा रही है। संविधान के आरक्षण के आधार पर ओबीसी कोटे को यूपी में 27% आरक्षण दिया जाता है। इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों की करीब 2 दर्जन जातियों को भी मिल रहा है। रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार के स्तर पर प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों के समक्ष अलग मामले सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मुसलमानों की 24 से अधिक जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया गया। हालांकि उन्हें किस आधार पर आरक्षण दिया गया इसका जिक्र नहीं किया गया। भाजपा का दावा है कि ये नियम के खिलाफ कार्रवाई है। इन तमाम मुद्दे को लेकर के हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। मैं स्वागत करना चाहूंगी अजितेश जायसवाल जी का, जो प्रवक्ता है बीजेपी के। कांग्रेस से मेराजुद्दीन जी का स्वागत करती हूं मैं। वहीं आपसे प्रवक्ता अभिषेक प्रताप सिंह का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। शुरुआत करते हैं अजितेश जी आपसे कि जिस तरीके से बार बार ये विपक्ष द्वारा आप पर आरोप लगाया जाता है कि पहले तो ये कहा जाता है कि विपक्ष पर SC ST OBC का आरक्षण छीन कर वोट बैंक के लिए देने की बात कही जा रही है। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि अगर बीजेपी फिर से आती है तो लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया अजितेश जायसवाल जी। देखिए मैडम, बार बार ये विपक्ष द्वारा मुसलमानों को लेके इस देश में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि ये मानसिकता दर्शाता है कि ये देश में किस राह पे चल रहे हैं। विपक्ष अपनी मुस्लिम वोट बैंक की चिंता कर रहा है, अन्य समाज को कोई लाइक नहीं करता है, हिंदू समाज को वो किस तरह से नेग्लेक्ट कर रहा है, उसकी मानसिकता, ये गंदी मानसिकता छिपी हुई है। और ये लालच सिर्फ वोट बैंक का है, उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हिंदू समाज पूरा जुड़ चुका है, तो हमें मुस्लिम समाज पे एक प्रयोगशाला जो कर्नाटक से किया जा रहा है, प्रयोगशाला बनाई जा रही है, धीरे धीरे पूरे देश में करने की योजना चलाई जा रही है। पूरा देश इसको देख रहा है। आज इन्हें सिर्फ हिंदू समाज से ही नहीं, हिंदू समाज के तमाम चीजों में जो केंद्र की सरकार द्वारा किया जा रहा है, उनके आस्था के साथ सम्मान किया जा रहा है, चाहे राम मंदिर बनवाना रहा हो, चाहे काशी का आइडोल, सबका विरोध किया जा रहा है। पूरे सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा बाबर की बर्बरता का, जो किसी कालखंड में बाबर की बर्बरता को ये लोग इतिहास बता रहे हैं। और हमारे देश में मोदी जी जो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं, काशी का आइडोल बनवा रहे हैं, विंध्यवासिनी का आइडोल बनवा रहे हैं, तमाम ऐसी काम शासन में विकास की योजनाओं के साथ साथ अच्छा काम कर रहे हैं हिंदू समाज हितों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उस पर लगातार छूट करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर देश की जनता इनकी नापाक इरादों को पहचान चुकी है। छठे चरण का मतदान अभी परसों प्रयागराज सहित कई जिले में हुआ था। इनको आने वाले समय मुंहतोड़ जवाब मिले चाहिए। चुनाव हार चुके हैं। 7वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है 1 जून को, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त ही लेनी है। ये चुनाव हार चुके हैं। देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। ठीक है जितेश जी, हम इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है मेराजुद्दीन जी। मेराजुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो इस पर जवाब दीजिएगा। मेराजुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है इनके साथ। तब तक के लिए हम अभिषेक प्रताप सिंह के पास जाते हैं। अभिषेक जी, आपने सुना कि जिस तरीके से जितेश जी ने बताया कि बार बार ये हिंदू मुस्लिम का किया जा रहा है और बार बार जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आरक्षण को लेकर के बात की जा रही है और मुसलमानों के आरक्षण की बात अचानक ये जो सामने की जा रही है 7वें चरण के चुनाव से पहले, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अभिषेक जी? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, ये बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करती है। कब गठबंधन ने हिंदू मुस्लिम की बात की? हम भारतीय पहले हैं, हिंदू मुसलमान बाद में है। पहली चीज तो ये कॉरिडोर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर के नाम पे कब तक वोट मांगोगे? 2014 राम मंदिर मांगा, 2017 राम मंदिर मांगा, 2022 राम मंदिर मांगा, 2024 भी राम मंदिर मांगा। शिक्षा की बात कब करोगे? नारी सुरक्षा की बात कब करोगे? कब करोगे बात आप? आपके पास सिर्फ एक ही जुमला है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। अरे कम से कम इससे पहले आप शर्म खाइए। कम से कम आपको ये होना चाहिए कि देश की बात करिए। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुद्दा है और आरक्षण का विरोध। आपके सपा के सांसदों ने कहा कि हमको संविधान बदलने के लिए, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए, चाहे वो सांसद फैजाबाद लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण सिंह गोयल हो। आपके ही सांसद बोलते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना है। आप लोग पूरी तरीके से देश को तानाशाह की स्थिति में ले जा रहे हैं। तानाशाही चल रही है आपकी कि अगर कोई गरीब, कोई दबा कुचला अपनी आवाज उठाए, उसकी आवाज दबा दीजिए। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये देश आगे फूले। आप आरक्षण की भट्टी में देश को झोंक रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी मंशा है आरक्षण खत्म करने की, लोकतंत्र खत्म करने की, लोकतंत्र खत्म डालने की, ये आपकी मंशा कभी भी फलीभूत नहीं होगी। और आपको बता दूं, ये जो आपकी मंशा चल रही है, इस मंशा के विरुद्ध आप लोग जो सोच रहे हैं, 4 जून को आपका बुरिया भी समिट चुका है, आप चुनाव हार चुके हैं। इसलिए आपकी ये हमेशा आरक्षण खत्म कर दो, मंदिर मस्जिद ले आए। अरे मंदिर मस्जिद लाए, आस्था सबकी है। क्या हमको हिंदू वोट नहीं देता? आप बात करते हैं हमारा वोट बैंक हिंदू नहीं होता। हम धर्म की राजनीति नहीं की, हमने कभी भी मजाक की राजनीति नहीं की। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की राजनीति की है। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम। आज बता दो, मोदी जी माँ से मछली, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, अब माँ से उनको माँ बहन की गाली देने को यही बचा है। तो मोदी जी पूरी तरह से फेल है। और मैं आपको बता दूं, ये 4 जून को जा रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, अजितेश जी कुछ कहना चाह रहे थे और अजितेश जी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये बार बार हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे हैं। एक मिनट अभिषेक जी, तो एक सवाल मेरा यहाँ भी है आपसे कि जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी के लिए विपक्ष द्वारा, तो ये ऐसे एक अनुमान की बात लगाई जा रही है कि उससे घबरा कर अब बीजेपी जो है वो आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। जी देखिए मैडम, मैं बताऊं, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कई मंचों से कहा कि आरक्षण यथास्थिति रहेगी, कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये विपक्ष द्वारा एक डर फैलाया जा रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, वैसे ही विपक्ष के लोग घबरा जाते हैं कि यार हो सकता है कि 400 पार भी हो जाए। क्योंकि जो पार्टियां पहली बार आजादी के बाद अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, 300 का आंकड़ा पार सकती है, तो उसके लिए 400 पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पार्टी के पूरे देश में 15 से 18 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार हो, 20 राज्यों में गठबंधन की सरकार, उसके लिए 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही घबरा के विपक्षी पार्टी साजिश के तहत एक मैसेज पूरे देश में दिया जाता है कि संविधान खतरे में आ जाएगा, अगर जीत गया 400 तो आरक्षण को बदल देंगे। लगातार देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। उस भ्रमित के दौरान अपना जो इनका असली चेहरा, असली चरित्र है, मुस्लिम कार्ड खेलना, मुस्लिम, आखिर क्यों मुसलमान के आरक्षण की बात हो रही है? क्यों देश की जनता की गरीब अन्य समाज के लोग हैं, हिंदू समाज में तमाम जातियां जो गरीब आरक्षण के हैं, उनको क्यों नहीं बात किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों की बात किया है? क्योंकि इनकी मानसिकता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने की है, अपनी वोट बैंक की चिंता करने की है। और रही बात, भाई साहब अभी बता रहे थे कि मुझे शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जैसे अभी आपको शर्म आई होगी, 4-5 महीने पहले 3 राज्यों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह चुनाव हुआ। देश की जनता ने बुरी तरह आपको नकार दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी उखाड़ फेंक के भारतीय जनता पार्टी ले आया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की वर्तमान सरकार को देश की जनता ने उखाड़ के भाजपा को लाने का काम किया है। जिसका मतलब आप समझ सकते हैं, देश में मोदी जी के नेतृत्व भरोसा इस देश का चुनाव हो रहा है, देश में प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है, देश में मजबूत नेतृत्व चुनने का चुनाव हो रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने
इतने काम किए हैं भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं, पूरे इलेक्शन में एक बयान ये बता दें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह कहा हो हमने राम मंदिर बनवाया हमको वोट दे दीजिए। किसी ने कहा कि मैंने काशी का आर्डर बनवाया वोट दे दीजिए। किसी नेता ने कहा कि हमने विंध्याचल धाम बनवाया वोट दीजिए। हमने कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं किया। हमने जब भी जिक्र किया इसका जिक्र किया कि हमने हमेशा हिंदू आस्थाओं का सम्मान किया है। विपक्षी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म पे अपमान किया है, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, सनातनी परिभाषा परिपाटी को मिटाने का प्रयास किया है, हमारे बाबर की बर्बरता को जो किसी कालखंड में उसको इतिहास बताने का काम किया है। वहीं देश की जनता ने मोदी जी को अपना नेतृत्व देके पूर्ण बहुमत से देके दो बार देश को चलाने में विकास के साथ साथ सनातन धर्म के सम्मान करने का भी जिम्मेदारी सौंपी है, उसको बखूबी मोदी जी कर रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। मोदी जी ने एक बयान दिया था, बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने हमारे लिए छोड़ के गए हैं। राम मंदिर बनवाना कोई गुनाह का काम नहीं है। इनके तमाम दल के नेता चोरी छिपे इनके परिवार के जन वहां जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अरे भाई रामलला जी टेंट में थे, टेंट से भव्य आज मंदिर बन गया, तो कौन सा गुनाह का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ये कौन सी वोट बैंक की राजनीति तो आप कर रहे हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का नाम ले रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण के आड़ में मुसलमानों को आप अपने साथ साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो देश की जनता आपको बखूबी देख रही है, आपकी चाल चरित चेहरे को पहचान चुकी है। अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले चुनाव हुआ था, बुरी तरह ना कर दिया। अब की बार वाकई में आपको यकीन नहीं होगा, जिस तरह के मैं तो वोटिंग में रहा हूँ, बूथों पे रहा हूँ, लोगों के बीच गया हूँ, इतना भयंकर इनकी जो चेहरा है। आप बता दूं मैडम, केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं भाजपा के, वहीं पंजाब गुजरात में केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी मिलकर भाजपा लड़ रही है, वहीं पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये जो अपना चेहरा चरित्र जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं, जनता बखूबी समझ रही है कि मोदी से मुकाबला करने में इनके किसी नेता में सक्षम नहीं है, प्रधानमंत्री लायक कोई नेता नहीं है। इसलिए मोदी जी पे अटूट आस्था है। अब की बार वाकई में कहीं ऐसा ना हो कि 400 पार का नारा सच हो जाए, क्योंकि ये तो कार्यकर्ताओं के लिए जोश भरने वाली बात है, मगर वाकई में 450 का नारा सच होने जा रहा है। क्या जीतेश जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं मिराजुद्दीन जी से। मिराजुद्दीन जी, आपकी आवाज आ रही है हमें, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मिराजुद्दीन जी, तो अजितेश जी ने अभी काफी कुछ कहा है आरक्षण को लेकर के, और इनका कहना है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उन्होंने तो कभी ऐसे कोई बयान नहीं दिए हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, लेकिन ये विपक्ष ही है जो ऐसे नैरेटिव को सेट कर रहा है। मिराजुद्दीन जी। तो मैडम बीच से तो अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे, रितेश जी को सुन नहीं पाए थे, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात आप चर्चा में थोड़ी सी कर दें तो फिर मैं जवाब दूँ। जी मिराजुद्दीन जी, आपके लिए मैं सवाल दोहरा देती हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है, क्योंकि अब इस पर जांच की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो विपक्ष एक तरीके से कहता है कि ये जो बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है, तो इस वजह से ये हिंदू मुस्लिम का आरक्षण की बात करती है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि नैरेटिव जो है वो विपक्ष ने खुद ही क्रिएट किया है। मिराजुद्दीन जी मैडम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो आरक्षण की बात है वो धर्म जात से तो लेना देना नहीं है, क्योंकि मुस्लिम में भी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म में ओबीसी और पिछड़ा धर्म के लोग होते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, जिस आधार पे उनको आरक्षण मिल रहा है उस आधार पे मुस्लिम में मिलना चाहिए, क्योंकि ओबीसी हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं, तो ओबीसी नहीं आते हैं हमारे यहाँ, दलित नहीं होते मैडम, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। कोई डॉक्टर बाबा सब भाजपा चाहती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण में छेड़छाड़ करें, क्योंकि अभी देखिए आपने राजस्थान में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है और भाजपा सरकार है वो मुस्लिमों की 14 जातियों को संकट में डालना चाह रही है, वो रेवेन्यू ला रही है, तो सिर्फ मुस्लिमों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जी मिराजुद्दीन जी, अजितेश जी, मिराजुद्दीन का ये बड़ा सवाल है कि मुस्लिमों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। अजितेश जी देखिए मैडम, मैं बताऊं, पूरे 10 साल की सरकार में, केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में एक भी ऐसा काम मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किए गए, उनके जीवन का स्तर बढ़े, उनका उत्थान हो, लगातार काम किया गया है। 3 तलाक एक ऐसी इनके जीवन का अभिशाप था मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, जिससे उबर पाना आजादी के 70 साल तक संभव ही नहीं था। लोग 3 तलाक के आड़ में किसी की बहन बेटियों का इतना अपमान करते थे, जीवन से खिलवाड़ करते थे,
2 महीने 1 महीने शादी करके 6 महीने बच्चा पैदा करके छोड़ देते थे, तो सब बंद हो गया। मोदी जी की मंशा कहीं से भी नहीं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हम गैस सिलेंडर दे रहे हो, चाहे आवास दे रहे हो, चाहे इज्जत घर के तहत शौचालय दे रहे हो, चाहे हम सड़कें बना रहे हो, चाहे बिजली दे रहे हो, चाहे हर घर नल जल योजना दे रहे हो, चाहे जो पेंशन दे रहे हो, चाहे जितना हम काम कर रहे हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। हम कभी भी मोदी जी ने ये देख के नहीं दिया कि मुसलमान इनको नहीं मिलना चाहिए, हिंदू नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज, मोदी जी की सरकार में दंगे फसाद होने बंद हो गए। दंगे जब होते थे सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान का होता था। आज बेचारा सुरक्षित है, सीना तान के बाजार में घूम रहा है, सब्जी खरीद रहा है, मार्केट कर रहा है, सीधे घर बैठ जा रहा है। दंगे फसाद होने बंद हो गए, मुसलमान का जीवन सुरक्षित हो गया। लेकिन लगातार चूंकि एक ऐसा एक मैसेज फैलाया जा रहा है पूरे देश में कि भाजपा मुस्लिम विरोध काम करती है। वो काम ये लोग पहले फैलाते राम मंदिर से लेके। अरे भाई, राम मंदिर बाबर ने बनाया था, किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता था, यहाँ आके हमारे हजारों मठ मंदिरों को तोड़ा। अगर आज कोई शासक ऐसा है जो देश में अच्छा काम कर रही है, गरीबों की योजनाओं के साथ साथ हिंदू आस्था का सम्मान करते, गलत है। तमाम इनके नेता विधायक सांसद छोड़ के इस बात पे चले आए कि मोदी जी मंदिर बना के अच्छा काम कर रहे हैं। आपको इसमें क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों मुसलमानों को जोड़ रहे हैं? अयोध्या का मुसलमान खुश है, अयोध्या की तरक्की से अयोध्या का मुसलमान खुश है कि जो अयोध्या एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जहाँ पे एक बस स्टैंड नहीं हुआ करती, अच्छे क्लास का बस स्टेशन है, आज वर्ल्ड क्लास का समझिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया अयोध्या में। आज विकास की दृष्टि से देखने का प्रयास करिए, अपने चश्मे को बदलने का प्रयास करिए। मोदी जी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, लगातार सबके समाज के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सबके वर्ग के काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज मुस्लिम समाज भी एक बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग कर रहा है, मोदी सपोर्ट कर रहा है। आप बनारस चले जाइए, तमाम मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी की दुआएं कर रहे हैं, महिलाएं दुआएं कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि मोदी जी के लिए पूरा समाज बनारस में और तमाम जगहों पे एक मैसेज दे रहा है कि हम किसी के बहकाने मारने वाले नहीं है, हम किसी की राजनीति का हिस्सा बनने वाले नहीं है। मगर विपक्ष चूंकि मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, मोदी, आप सोचिए चुनाव चल रहा है, मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगने चाहिए, मोदी जी के खिलाफ तमाम 10 साल की कार्यों पे लगने चाहिए, मगर एक भी आरोप, एक भी ऐसी आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ उठी हो तो आप बता दीजिए। लगातार बार बार कह रहे हैं कि हम 1 लाख बांटेंगे, खटाखट ये करेंगे, फटाफट वो करेंगे। कहने का मतलब सरकार की किसी भी बुराई को जनता के सामने नहीं रख पा रहे, सरकार की किसी भी नाकामी को जनता रहा है, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया है। मोदी जी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि इनके पास मुद्दा हो। तो ये बार बार मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमानों के, अरे भाई अल्पसंख्यक की बात करते, क्यों अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं? क्रिश्चियन है, तमाम और हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय ताल्लुकात करते, उनकी भी बात करिए। ये लगातार मुस्लिम कार्ड खेलना, मुस्लिमों का आरक्षण की बात करना विपक्ष की हताशा का प्रतीक है। इंडी गठबंधन घबराया हुआ है कि 100 सीट पर सिमट रहे हैं। मोदी जी का जो 2014 वाला लोगों के बीच भरोसा था, 2019 वाला था, आज भी कायम है। मोदी जी पूर्ण बहुमत से 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। ठीक है जितेश जी, अभिषेक जी के पास जाते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने बातें कही हैं कि विपक्ष बार बार इस चीज को अपना नहीं पा रहा है और ये नैरेटिव खुद का ही सेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने 10 सालों में अपने काम का परचम लहराया है, लोगों को उनके काम दिखता है, लोगों को विकास कार्य दिखते हैं। अभिषेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है मेराजुद्दीन जी, आप तब तक जवाब दीजिए। जी बताइए। जी मेराजुद्दीन जी। हाँ जी अजितेश जी ने हमारे जी बोलिए। मेराजुद्दीन जी जवाब दीजिए, मैं क्वेश्चन रिपीट करूं अगर आप चाहें तो। जी ये मेरे जो भाजपा के मित्र हैं रितेश जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, ना भेदभाव किया। कितना झूठ बोलोगे की बात अभी कही भाई साहब ने। भाई साहब हमको सुन लीजिए पहले। अभी आपने भाई साहब 3 तलाक की बात कही, तो सिर्फ मुस्लिमों की ही इतनी फिक्र क्यों है? अगर आप सीए और एनआरसी के जो कानून ला रहे हैं, तो वो सिर्फ विशेष तौर पे आपके कुछ नेता भाजपा के ये कहते हैं कि मैं जितने भी बाहर के पड़ोसी देशों से आए वो लोग हैं, मैं उनको सबको नागरिकता दूंगा, उनको रख लूंगा। उसमें मुसलमानों का कहीं पे नाम नहीं आता है। अभी आपने बात की थी कि बाबरी मस्जिद जो बनाई थी वो बाबर ने बनाई थी, हिंदुओं का उत्पीड़न किया था, श्री राम की आस्था से जुड़े मंदिर की बात की थी। मैं मानता हूँ वो आस्था है, भगवान राम का जन्म स्थान है। लेकिन अगर आप मुगलों की बात करें, बाबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें, तो उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसी ऐसी धरोहरें दी हैं जो आज विश्व के इतिहास में, दुनिया में आज हिंदुस्तान के नाम को पहचानी जाती हैं। और आज हिंदुस्तान मुगलों की पूजा करते कि नहीं आप भाई साहब? जो है
इतना बढ़िया मुगलों ने काम किया, तो मुगलों की पूजा भी करते होंगे आप लोग जो है फिर, ये अकबर औरंगजेब की पूजा भी करते होंगे आप लोग फिर। देश की जनता को ये भी बताने का काम करिए कि आप लोग उन्हें पूजते ही नहीं अपने घरों में, ये आपके नेता उनको पूजते ही नहीं, ये भी बताने का काम करिए देश की जनता को। जी जी मेराजुद्दीन जी आप अपना जवाब दीजिए। अजितेश जी ने इस बीच कई सवाल और पूछ लिए हैं आपसे कि मुगलों की पूजा करने की बात कह रहे हैं वो। मेराजुद्दीन जी 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 सोचिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में विपक्ष एक ऐसा बैठा है जो मुगल काल के जो उसके दुर्दांत जो है शासक हुआ करते थे, जो कि हमारे समाज के चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो उनको कटवा दिया करते थे, किसी की छूती रखा कटवा दिया कर, कोई जिस तरीके का उन्होंने इतना आक्रमण किया देश पे, इतना हमारे बहन बेटी पर अत्याचार किया इस देश में शासन के दौरान। सबसे ज्यादा यदि मुगल किसी कालखंड में भारतीय समाज के साथ हमारे हिंदुस्तान में यदि भेदभाव किया गया है, उनके साथ बर्बरता की गई तो मुगल काल में की गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसा विपक्ष बैठा है जो मुगल काल की इतनी तारीफ कर रहा है, कसीदे पढ़ रहा है। ये वही लोग हैं मैडम जो कभी ओसामा को ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बुलाने वाले लोग हैं। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो कभी ये कहते थे कि इस देश की संसाधनों में सबसे पहले मुसलमानों का हक है। ये वही लोग हैं जिन्हें जात पात की लड़ाई हमेशा लड़ी है, जात पात के नाम पे हमेशा राजनीति की है, कभी भी इन्होंने विकास की राजनीति की है। आज ये घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के विकास की राजनीति से घबराए हुए हैं। सबके साथ सबका विकास का जो नारा मोदी जी ने दिया, जो सिद्धांत मोदी जी ने अपनाया है, सिद्धांत से घबराए हुए लोग हैं। आप ये नहीं, आज जो दुनिया में पहचान है भारत की, जो भी इतिहास। ठीक है, हम इसका जवाब अभिषेक जी से ले लेते हैं। अभिषेक जी आपको हमारी आवाज आ रही है तो इस पर अपना जवाब दीजिएगा। अभिषेक जी आपको हमारी आवाज आ रही है? मेराजुद्दीन जी आप अपना जवाब कंटिन्यू करिए। जी 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 हाँ बताइए मैडम। जी मेराजुद्दीन जी आप कुछ कह रहे थे, बात को कंटिन्यू करिए, आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। जी आज जो भारत की पहचान है वो ताजमहल विश्व में पहचाना जाता है, कुतुब मीनार लाल, जो विदेशों से जो पर्यटक घूमने आते हैं, इन शहरों को देखने आते हैं, ना कि मंदिर और मस्जिद को देखने आते हैं, ना कि किसी धार्मिक स्थल को देखने आते हैं। पर्यटक जितने भी घूमने आते हैं वो कश्मीर से लेके जितने भी जो प्रतीक। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी पर पार्टी को बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। अब देश की पहचान राम मंदिर से है, देश की पहचान काशी कॉरिडोर से है, देश की पहचान विश्वनाथ बाबा के मंदिर से है। जितने लोग आगरा में ताजमहल नहीं देखने जाते, उससे ज्यादा लोग राम मंदिर आ रहे हैं, उससे ज्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं। इस पर पार्टी को बदलने की जरूरत है देश में। बेशक मुगलों का आप गुणगान करिए, वो आपकी आदत है, वो आपकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, वो आपके वोट बैंक का तरीका हो सकता है, मगर इस देश को दिशा देने का काम करिए। देश कहाँ से, हमें तो ये विकसित देश होते होते विकासशील भी नहीं लग रहा है। अगर आप देश की बात करते हैं तो नहीं आप घबराइए नहीं। जैसे ही मोदी जी 4 जून को पूर्ण बहुमत सरकार बनाते हैं, अब की 5 साल के भीतर देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया की दिखाएगी भारत जो है, दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, महाशक्ति बनेगा भारत हमारा। देखिएगा हमारा मजबूत नेता देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेगा। जो मान्य सम्मानित व्यक्ति लोग हैं वो ये कहते हैं कि सत्ता में अगर गठबंधन आ गया तो वो आपकी 2 भैंसों की जगह 1 भैंस ले लेंगे, आपका 1 मकान ले लेंगे। आप वो इस तरीके की उल जलूल बातें बता रही हैं। कभी भगवान जगन्नाथ का, अरे आपके नेता बोलते हैं, ये आपके नेता सैम पृथ्वीराज ने ये बयान दिया था। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, राहुल गांधी जी जिसकी सबसे ज्यादा बात मानते हैं, जिसका लिखा बयान पढ़ते हैं, जिसका पूरी तरह से जिसके ऊपर निर्भर होकर काम करते हैं, सैम पृथ्वीराज जी का ये बयान था इस तरीके का। आप उनसे क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं स्पष्टीकरण मांगते उनसे? देश में तो आप लोग बोल रहे हैं ऐसा, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बोल रही है कि अब किसी के घर ले लेंगे, किसी की संपत्ति में हिस्सा ले लेंगे। ये तो आपके नेता ना बोल रहे हैं। हम तो देश की जनता को आपकी बात जो आप बोल रहे हैं कि देश की संपत्ति आप लेना चाहिए, वो हम बता रहे हैं देश की जनता को। आप जो बोल रहे हैं देश की जनता को, हम तो बताने काम कर रहे हैं। जनता पार्टी की तो बात ये भी थी कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, काला धन वालों को पकड़ेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था
कि हम देश की जीडीपी को घटा देंगे। बिल्कुल लाया। सूची पढ़िए 2004 से 2014 तक जितना भी काला धन गया था कितनों को यहाँ लाया गया है, बहुत सारे काले धन भी लाया गया। पढ़िए पूरी लिस्ट जो है, आप कहिए मैं अगली डिबेट पूरी लिस्ट बता दूंगा आपको। मोदी जी ने लगातार ये सब काम किया, नोटबंदी करके ये काले धन वालों की कमर तोड़ने का काम किया था मोदी जी ने 2016 में। ऐसी नोटबंदी की कि सारे ब्लैक मनी वाले धराशायी हो गए, उनकी कमर टूट गई, सारा रुपया लाके बैंक में जमा करना पड़ा उनको जो है। लेकिन आप क्यों मोदी जी के तो अगर काला धन विदेशों से लाने की बात कही तो मुझे तो नहीं लगा कि किसी एक को पकड़ा। आज करोड़ों रुपए का लोग कर्जा लेके जो भाग गए हैं, नीरव मोदी जैसे जाने कितने लोग, उनको आज तक भाजपा ने और शरण दे रखी है। उनके जितने भी, अरे भाई नीरव मोदी कांग्रेस की सरकार में भागे थे। नीरव मोदी भारतीय जनता जितनी भी कार्रवाई हुई है नीरव मोदी पे सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, मोदी जी के शासन में हुई है। वो तो कांग्रेस की सरकार में गोद में बैठने वाला था, सरकार की गोद में बैठ के घोटाला किया, पैसा लेके भाग गया। उसको तो सरकार, आपकी सत्ता सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे थे। क्यों सच स्वीकार नहीं करते हैं आप? देश की जनता क्यों गुमराह करना चाहते हैं? अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, 5 दिन 4 दिन और बचे हैं, 1 तारीख को वोट पड़ेगा। देश की जनता ने अपना पूरा जनमत दे चुका है। 5 दिन बाद आपको पुनः जब 4 जून को मतगणना होगी तो आपको एहसास होगा कि फिर से हमको जनता ने नकार दिया है। 2014 की तरह 2019 की तरह 2024 में भी नकार दिया है। ठीक है मेराजुद्दीन जी, इस पर आप अपना जवाब दीजिए कि जब जनता ने ही नकार दिया है तो किसके बेसिस पे अब आप जीतने वाले हैं? 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है। मेराजुद्दीन जी, 4 जून को जनता जनार्दन का फैसला सब सम्मानित होगा और ये तो हमारे सत्ता दल के लोग भी देख लेंगे कि इंडिया गठबंधन कितनी पूर्ण बहुमत के साथ में कितना बेहतर तरीके से सरकार बना रहा है, क्योंकि उसका जो मैनिफेस्टो है उस पे भी जनता खुश है, खरी उतर रही है। लोगों को, बेरोजगारों को, बिल्कुल ये जो मैनिफेस्टो आपने बनाया है ना, खटाखट, ये 1947 से 2014 तक जब आपकी सरकार थी 60 साल, तब ये खटाखट क्यों नहीं खटखटा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं देश की गरीब जनता को 1-1 लाख रुपए दे रहे थे? खटाखट इस बार परेशान न होइए, इस बार परेशान न होइए, खटाखट पूरा होगा, परेशान न होइए। सरकार में रहे तो आपके यहाँ से आपके ही प्रधानमंत्री के सरकार में भाई साहब कांग्रेस ने इतना घोटाला नहीं किया है जितना उनके खाते में बजट नहीं है। 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जितना पैसा पहुंच चुका है, देश की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता को आप सोचते हैं कि हम जो उसको बरगलाएंगे हमारे बहकावे में आ जाएगी। वो भी जानती है कि पिछले 60 सालों से देश की गरीबों का आपने हक छीना। कांग्रेस की सरकार ने देश की गरीबों का हक छीना, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आवाज तक नहीं दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ परिवारों को आवाज दिया है। देश की जनता भी देख रही है कि कौन हमारे गरीब परिवार के लिए काम कर रही है। आज तक आपने किसी गरीबों के खाते नहीं खुलवाए। मोदी जी ने 11 करोड़ परिवारों को, उन परिवारों को, गरीब परिवारों को, आदिवासी परिवारों को, गांव में रहने वाले रूरल एरिया के परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हुए बैंक में खाते खुलवाए 0 अकाउंट पे। मोदी जी ने जो काम किया है उस काम के बल पे हम पुनः सरकार में आ रहे हैं। और आपकी किसी बातों पे देश की जनता भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि उसको पता है पिछले 60 साल से आप खटाखट देश की गरीबों को लूट रहे थे। आप देश की जनता को खटाखट लूट रहे थे, नौजवानों को खटाखट लूट रहे थे, किसानों को खटाखट लूट रहे थे। उसको पता है कि आपके खटाखट जो आज नींद से आप जागे हैं, कहां से 1947 से आज जागे होते, आज वाकई में भारत विकसित राष्ट्र होता। तो शायद आपको ये नहीं पता है, जो मोदी जी आज बेच रहे हैं, जो भी अस्पताल, जो भी रेलवे स्टेशन, जो भी हवाई अड्डे, वो शायद कांग्रेस की ही देन है। अगर कांग्रेस ने कुछ ना किया, आपको यही नहीं पता है कि किसको बेच रहे हैं, कौन से अमेरिका के आदमी को बेच दिया, जापान के आदमी को बेच दिया। किसी चीज का, किसी को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई हवाई अड्डा है या कोई रेलवे स्टेशन है, उसको प्राइवेट सेक्टर में इसलिए दिया गया कि साफ सफाई स्वच्छता अच्छा हो सके। आज आप चले जाइए हवाई अड्डों पे, आज चले जाइए रेलवे स्टेशन में, कितनी साफ सफाई आप देखिए जरा। देश बदल रहा है, वहां इतनी आबादी, इतनी स्वच्छता हो रही है। देश के ही कंपनी, देश के ही लोग उसका टेंडर ले रहे हैं। आप भी ले लीजिए टेंडर डाल के। वो तो जिनकी जो क्षमता है उसके लिए काम हो रहा है। अब आप लोग गुमराह कर रहे हैं। ये नारा आपका नहीं दे रहे हैं। 2019 में आप लोग बोल रहे थे कि तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, मगर देश की जनता ने भरोसा नहीं किया। मोदी जी को प्रचंड बहुमत से 2019 में बैठाया। अभी यही जुमला आप तीन राज्यों की सरकारों में
छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी यही जुमला कर रहे थे, ये बेच दिया, वो बेच दिया मोदी जी ने। देश की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां आपको खटाखट आखिरी बार खटाखट करने वाली है आपका। इसके बाद दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। जो आप लोग एक मैसेज और फैला रहे हैं, हम एंकर महोदय को एक बात और बताना चाहते हैं, विपक्ष के लोग एक मैसेज और फैला रहे हैं कि अरे अगर 400 पार मोदी जी आ गए तो देश में संविधान ही नहीं बचेगा, चुनाव ही नहीं होगा। ये सही फैला रहे हैं। चुनाव इसलिए नहीं होगा कि अभी तो जनता कुछ इनको वोट दे रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये पहले अलग अलग लड़े, हार गए, फिर इन्होंने सबसे बड़ा विपक्ष गठबंधन सपा बसपा करके लड़ा, हार गए। अब की बात सब मिक्स करके लड़ रहे हैं, हार जाएंगे तो जनता ये सोच लेगी इनको वोट देना ही बेकार है। जो थोड़ा बहुत विपक्ष के रहने लायक वोट भी पा रहे हैं वो भी नहीं पाएंगे। ये ठीक है जितेश, असल डर इनका इस बात का है। ठीक है जितेश जी, वो तो खैर हम देख लेंगे कि दिल्ली अब ज्यादा दूर नहीं है, 4 जून पास ही है, नतीजे आ जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि क्या होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर कौन है। लेकिन मेराजुद्दीन जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पिछली बार भी 2019 में ये बेचने की बात कही जा रही थी कि सारी चीजें बेची जा रही है, रेल हो गया, सारी चीजें प्राइवेट की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने तो अपना भरोसा बीजेपी को दिखाया था। तो क्या लगता है कि इस बार भी सेम चीजें होंगी या फिर कुछ अलग होने को देखने को मिलेगा? मेराजुद्दीन जी। जी मैडम, देखिए बहुत ही बदलाव होगा, क्योंकि 10 साल में जनता को तो कोविड के नाम पे जहर दिया गया है, कोविड शील्ड के नाम पे जहर दिया गया है, कोरोना के नाम पे भी लोग काफी भूखे मरे हैं, पैदल आने में, पैदल प्यासे, भूख प्यास से मर गए, पैदल चलते चलते एक बेघर। भाई साहब को मैं एक सलाह दूंगा, भाई साहब को एक सलाह दूंगा कि अपनी भाषा को बहुत सहमित बोले। आचार संहिता लगी हुई है पूरे देश में, ये केकेडी जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के ये बोलना कि कोविड के नाम पे जहर दिया गया है, ये देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। चुनाव आयोग आपको संज्ञान में भी ले सकती है। ये आपका जो बयान आ रहा है कि कोविड के नाम पे मोदी जी ने जहर दिया है 125 करोड़ परिवारों को, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि इसको आपको सुधारने की जरूरत है, इसको वापस लेने की जरूरत है। विपक्ष की एक संयमित भाषा, मर्यादित भाषा रखने की जरूरत है कि उतना ही बोले जितना देश की जनता उसको स्वीकार कर सके। इससे करोड़ों रुपया लिया गया है, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी आज हिंदुस्तान से भागी हुई है, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, अटैक पड़ रहे हैं, नसें फट रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, ये क्या है? मेराजुद्दीन जी, साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, ब्लड क्लॉटिंग हुई है, अटैक्स पड़ रहे हैं, कम उम्र में युवाओं को जो अटैक्स पड़ रहे हैं, ये साइड इफेक्ट्स क्या है? फिर ये झूठे हैं? अजितेश जी देखिए मैडम, मैं बता दूं, यदि आप किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, वहां 100 मरीज जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए 100 मरीज जाते हैं, तो उसमें 90 मरीज सही होते हैं या 10 मरीज जो है नहीं सही हो पाते। ये तो साइंस है, ये तो मेडिकल साइंस का ही फार्मूला है कि भाई कहीं कुछ 2-4 केस निकल आए होंगे तो उसको पूरे उससे नहीं देखना चाहिए कि कोविड में ही प्रॉब्लम है, कोविड दवाई में जो मेडिसिन दी गई है, दवा दी गई वो भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। कभी कभी डॉक्टर अच्छा इलाज करता है फिर भी मरीज नहीं बच पाता है। इन्हीं कारणों से कोई ऐसा हुआ होगा, बाद में उसको विपक्ष कि मैंने बताया ना कि यहाँ का विपक्ष बहुत ठीक है, तो देश के खिलाफ तो सत्ता कितना लोभी है कि मोदी जी को सत्ता कैसे हटाया जो है। अजितेश जी ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। मेराजुद्दीन जी, आपने जो ये एलिगेशंस लगाए थे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर के, तो उनका कहना है कि ये तो साइंस बेस्ड है और कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर के सरकार पे क्यों हमला बोला जा रहा है? मेराजुद्दीन जी। मैडम, तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सफाई पेश करती, वो भाग क्यों गई हिंदुस्तान छोड़ के? ये भी तो है। अगर वो उस कंपनी में कोई डाउट नहीं था तो वो अपनी सफाई पेश कर सकती थी कोर्ट में जाके इस तरीके से, लेकिन उसको हिंदुस्तान से भागने में मजबूर क्यों होना पड़ा? कुछ तो कमी रही, कुछ तो। देखिए मैडम, मुझे लगता है कि भाई साहब जो है पूरी तरह से झूठ आधारित बातों के पुलिंदा बांध के आए हैं। हकीकत है कि कोविड कंपनी नहीं भागी है। 4 तारीख को देश का विपक्ष भाग जाएगा। 4 जून को देश का विपक्ष भागने वाला है। 4 जून को सच इनको सामना होगा कि देश की जनता मोदी जी को जो वैक्सीन, जब पूरा दुनिया कोरोना के चपेट में आ गया था, पूरा दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अस्त व्यस्त हो गए थे कोविड से, उस समय इतनी कम समय में मोदी जी के नेतृत्व में 125 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाई गई। इतना बढ़िया वैक्सीनेशन पे काम हुआ, पूरी दुनिया में सराहना हुई उसकी। आज उस पर विपक्ष द्वारा यह आलोचना लगाना, विपक्ष द्वारा उस सरकार की नियति पे प्रश्न चिन्ह लगाना देश की जनता को नागवार गुजरा है। इसका परिणाम इनको 4 जून को देखने को मिलेगा। तो ये बात
कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की है कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो हैं उसके, और उसी पर अब सवाल उठ रहा है। वही कोविड वैक्सीन मैडम देखिए, मैं बताऊं, अगर आप मेडिकल के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, हॉस्पिटल में चले जाइए, आप एक ही इलाज करा लीजिए, किसी का ब्रेन का दवा खा लीजिए, अचानक से कभी काल क्या होता है 100 मरीज को वही दवा रिएक्शन कर जाता है। अगर आप एक जनरल में बात बता रहा हूं, मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, पेट दर्द की दवा लीजिए, 20 लोग वही दवा लेते हैं, एक लोग को सुनने में आता है यार वही रिएक्शन कर गए और 10 को अस्पताल लगे, तबियत अचानक खराब हो गई। तो वो तो एक उसके शरीर में क्या है, क्या कमी है, अचानक उसको क्या हुआ, वैक्सीनेशन हुआ 2020 में, आज 4 साल बाद पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या खाया क्या पिया, कहां कहां गया, कितना उसके शरीर से ऊर्जा निकली, कितना अंदर, तो उसके ऊपर है। रिएक्शन होता अगर 2020 में वैक्सीनेशन हुआ, 21 में हो जाता, 2 महीने 4 में 6 में, तब समझ में आता। 4 साल बाद चुनाव, वो भी ये समझिए चुनाव नहीं होता, ये बातें भी नहीं होती, क्योंकि पक्ष के पास मोदी जी के खिलाफ मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी के खिलाफ ऐसा कोई काम का मुद्दा ही नहीं जो जनता की लाज ला सके मोदी ने गड़बड़ काम किया है। तो उल्टी सीधी कभी आरक्षण पे बात करें, कभी कहेंगे मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे हम, कभी कहेंगे कि मोदी जी ने वैक्सीन गड़बड़ किया। तो इनकी इस मानसिकता को, जो तुच्छ मानसिकता है, पूरी देश की जनता पहचान रही है। 4 जून को करारा जवाब मिलने वाला है। ठीक है, मेराजुद्दीन जी, ये सवाल उठाया है जितेश जी ने कि जो 4 साल पहले वैक्सीन लगी थी कोविड के दौरान, तो उसके बारे में अब क्यों बात की जा रही है? कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल को देखते हुए ये विपक्ष द्वारा ये नैरेटिव सेट जा रहा है ताकि बीजेपी को इसका नुकसान। मेराजुद्दीन जी। मैडम ऐसा नहीं है पे किया जा रहा है, साइड इफेक्ट अब निकला है, लोगों का शिकार हो रहे हैं, तो ये मुद्दा आया, निकल के भी आया, तब इस बात के आवाज थी कि अगर साइड इफेक्ट होने होते तो 6 महीने में, 4 महीने में, चलो 1 साल में भी होते, लेकिन 4 साल बाद कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं? जो वैक्सीन ली है वो 4 साल पहले ली गई थी, अब वो 4 साल बाद उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी तब जब चुनावी लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में चल रहा है। मेराजुद्दीन जी। जी मैडम, ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले होते, दवाई है, दवाई रिएक्शन होता है, कभी भी किसी टाइम पे भी दवाई अपना रिएक्शन कर सकती है, धीमे धीमे कोई दवाई अपना रिएक्शन करती है। और रही बात मुद्दों की, तो शायद मेरे मित्र को ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद भी नए नए मुद्दे लेके आती है। अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक स्टेज से कह रहे कि आप सम्मानित व्यक्ति होने के बाद आपने राशन खाया है देश का, अगर आप वोट नहीं देते हैं तो पुण्य के हकदार नहीं होंगे। पुण्य और पाप राशन देने के बाद आप कहां से बात आ गई यहाँ पे? अगर आप ये बात करते हैं, हमारे भाई साहब रितेश जी कह रहे थे कि धर्म के आधार पर कोई बात नहीं की गई है। अगर धर्म के आधार पर बात नहीं की गई होती तो एक वर्ग को टॉर्चर करके नमाज, अगर सड़कों पे हम रोज तो नहीं पढ़ते हैं, कोई त्योहार होता है तभी हम सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, माइक पे हम हकीकत तो नहीं चिल्लाते रहते हैं। हम अगर 5 मिनट के लिए अजान देते हैं तो अजानों से भी दिक्कत थी। अगर एक जातीय वर्ग के साथ नहीं किया गया तो ये मुस्लिमों के आधार पे अगर धर्म के साथ नहीं हुआ है, तो बता दीजिए देश में और भी किसी मजहब के लोगों के साथ भी अगर ये सब बातें हुई हो तो आप रितेश भाई बता सकते हैं। देखिए, आप लोग सब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जनता ही नहीं अपने समाज के भी सच उजागर करिए। उत्तर प्रदेश में अगर लाउड स्पीकर उतरा है तो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब जगह उतरा है। हमारे यहाँ हमारे स्वयं के मंदिर पड़ोस में, वहां से भी लाउड स्पीकर उतारे गए, पुलिस प्रशासन आई थी उतारने, नोटिस बाकायदे जारी हुआ था। तो ये एक सुनियोजित पाल लेना, इन्हें मेरे खिलाफ किया जा रहा है, कि विपक्ष के एजेंडे की तरह अपने समाज को भगाने का प्रयास मत करिए। मेरा आपसे आग्रह है कि मोदी जी भी मुस्लिम समाज को आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, उनसे जुड़िए। बार बार विपक्ष के उनके हाथ की कठपुतली बन के वोट बैंक का, सुन लीजिए, वोट बैंक की गठरी बन के मत रहिए, अपने विवेक का उपयोग करिए, अपने समाज को समझाने का प्रयास करिए कि मोदी जी के शासन में अगर सबसे ज्यादा किसी समाज का भला हुआ तो मुसलमान समाज का भला हुआ है। आज सबसे ज्यादा वो सुरक्षित रह रहा है, उसके बच्चे तालीम कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, सख्त कानून है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भाजपा शासित कोई भी राज्य हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो चाहे हिंदू का बच्चा हो, सख्त प्रशासन है, सख्त पुलिस प्रशासन के बीच काम हो रहा है। एक अच्छा माहौल के बीच वो जी रहा है, पढ़ रहा है, उनकी बेटियां पढ़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। कम से कम अपने समाज के बीच आप लोग इसको बताइए। बार बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे का हिस्सा मत बनिए। किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे देश की जनता, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, लगातार नकार दे रही है, लगातार चुनाव में उसको एकदम नेगलेक्ट कर दे रही है। जनता अपना राय बता दे रही है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच देश चलाने लायक नहीं है, प्रदेश चलाने लायक नहीं है।
आप लोग उसके वोट बैंक का हिस्सा मत बनिए। ठीक है जितेश जी। ताजुद्दीन जी, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम किए गए हैं, कितना आप इस बात से सहमत हैं? क्या मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं, 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की योजना की तरफ से राशन मिल रहा, मुफ्त राशन, क्या उसमें कभी मोदी जी ने मुसलमान देखा? क्या ये मुसलमान इनको नहीं मिलना चाहिए? आप चले आइए हमारी बस्ती में, हमारे ग्राम सभा में 99% मुसलमान उसके योजना का लाभ ले रहे हैं। 99% सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, केंद्र सरकार कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हम गर्व से कहते हैं, सबको देने के लिए तैयार है। सरकार की योजना हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग के लिए है। हम जाति पाति देख के नहीं काम करते। ठीक है, आपने कहा था कि गरीबी में हटाऊंगा, 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, मतलब गरीब है। ठीक है जितेश जी, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी से भी इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी अभिषेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा था कि मैं गरीबी हटा दूंगा, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, 20 करोड़ की गरीबी से ऊपर ले, मतलब 100 करोड़ की आबादी देश में गरीब है। इन्होंने बात की अयोध्या की, अयोध्या में इंटरनेशनल बस अड्डा बन गया इन्होंने। अरे आप चेले तो उन्हीं मोदी जी के हैं ना, जो बाई रोड प्लेन से आते हैं, जो इंटर के बाद हाई स्कूल करते हैं, आप चेले तो उन्हीं के में मोदी जी आ गए, उससे आप लोग आ गए हैं। किसकी बात करते हैं आप? किस चीज की बात करते हैं? आपके पास कोई मुद्दा नहीं। बिल्कुल एक जवाब भाई साहब, एक जवाब सुन लीजिए। आप जो है अभी आपने राशन की बात की कि 80 करोड़ गरीब परिवार है। सांसद अयोध्या से लल्लू सिंह है, वो बोलते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, हमको पूर्ण बहुमत दीजिए। आपके ही नेता अरुण गोविल है, वो बोलते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, पूर्ण बहुमत दीजिए। किसकी बात करते हैं आप? आप हमेशा झूठ की, नफरत की राजनीति करते हैं। मंगलसूत्र कौन ले लेगा? कांग्रेस सरकार ले लेगी, गठबंधन ले लेगा। मछली आप करते हैं, मंगलसूत्र आप करते हैं, मुसलमान आप करते हैं, मटन आप करते हैं। अब माँ बहन की गाली बची है, वो भी कर लीजिए, मुजरा आप करवाते हैं। अभिषेक जी, देश में अगर शब्दों का चयन सोच समझ के करिए। अभिषेक जी, आप मुद्दों पे रह के बात करिए, थोड़ा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करिए। नहीं, मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा मैडम, एक मिनट बोलने दीजिए। आपने अभी बताया कि अभिषेक भाई एक सेकंड सुन लीजिए। आपकी बातों का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आप गलत तथ्य जनता के सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा खत्म कर दी है। अब सिर्फ गालियां बची देने को विपक्ष के लिए। इनके पास विपक्ष को गालियां ही दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से हार चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि हम उस पर राजनीति करें। ये सिर्फ कहते हैं 5 किलो राशन दो, हमको जिताओ, 29 हम देंगे। अरे देश को कुछ फ्री देना है तो स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए। जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिया है आज तक देश को, उन्होंने कभी नफरत की राजनीति नहीं की है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की है। उन्होंने बात की है सिर्फ आरक्षण की, उन्होंने बात की महिला सुरक्षा की, उन्होंने बात की महिला सम्मान की, उन्होंने बात की स्वास्थ्य की, शिक्षा की। आज उनका स्वास्थ्य मॉडल देखने अमेरिका से लोग आते हैं हमारे क्लिनिक देखने। क्या कहती है इन्होंने, क्या किया है? सिर्फ राम मंदिर, वो भी पूरा नहीं बनवाया इन्होंने। रही बात कोविड की, आप करते हैं, कोविड में क्या किया आपने जनता को रोड पे छोड़ दिया। आपने कोई व्यवस्था नहीं की। एक कोविड वैक्सीन दी जिससे लोगों को अटैक आ रहे हैं, और उस वैक्सीन की कंपनी ने माना कि हाँ उसमें दोषी थी, उसने अपनी वैक्सीन शादी वापस मंगा ली है। क्या मुद्दा है आपके पास? आप गाय की बात करते हैं, उस गाय काटने वाली कंपनी से आप चंदा लेते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला आपने किया है। जिस दिन सरकार आपकी जाएगी, सबसे बड़ा घोटाला निकल के आएगा। ठीक है अभिषेक जी। अजितेश जी, आप कुछ कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पे? बार-बार बिल्कुल पहली बार अभी भाई साहब ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को आप अन्न दे रहे, इसका मतलब 80 करोड़ गरीब हैं। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी। 2014 में आई थी, तब ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई थी। 6 साल बाद जब देश में महामारी आया, देश ही नहीं पूरी दुनिया में आया, देश ही नहीं पूरी दुनिया महामारी आया, जब लोगों के जॉब छिन गए, कंपनियां बंद हो गई, बड़े बड़े व्यापार ठप हो गए, तब मोदी जी ने उस गरीब परिवार के दुख दर्द को समझा। उन्होंने योजना चलाई, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो का राशन और अन्य सामान दिए जा रहे हैं। ठीक, पहली चीज तो आप दिमाग में रखिए कि मोदी जी ने केंद्र सरकार में आते ही 2014 से ऐसी कोई योजना नहीं चालू की थी। वो वक्त की जरूरत थी, देश की जरूरत थी, वो गरीब परिवारों की जरूरत थी। वो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने गरीबों के दर्द को कभी समझा ही नहीं। मोदी जी ने समझा। और रही, सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, रही बात ये 5 साल बढ़ाने की ना, आप भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना इलाज करके, 10 दिन अस्पताल में रहते हैं, जब फिट हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, जब डिस्चार्ज होते हैं डॉक्टर कहता है कि भाई साहब अभी जरा सा इनको बेड रेस्ट ही कराइएगा 10-15 दिन,
इनको भी दौड़ाइएगा नहीं तो आराम करिएगा उसके बाद। तो मोदी जी को पता है कि अगर कोविड काल में 1 साल में हमने राशन दिया है, बट हमारे देश के जो गरीब परिवार जिनके जॉब छूट गए, दिल्ली मुंबई जो रहते थे बेचारे जॉब छूट गई है, आज उनको संभालने की जरूरत है, इसलिए उस योजना को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा इस देश की जो विपक्ष है उसकी उस पर शर्मिंदा महसूस होता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि राशन दे रहे हैं, आप राशन देके बोल रहे हैं 5 किलो गल्ला देके वोट ले रहे हैं। मतलब मोदी जी 5 किलो गल्ला देके वोट ले रहे हैं, आप तो आज आपका विपक्ष कह रहा है कि मैं 10 किलो राशन दूंगा। आप लोग ने कह रहे हैं कि मैं अपनी योजनाओं में जो मैनिफेस्टो लाए हैं बोलते हैं कि मैं 10 किलो राशन दूंगा। मोदी जी ने तो वक्त की नजाकत को समझा, देश की गरीबों की जरूरत को समझा, जो कोविड काल में जो हमारे देश ने नुकसान झेला उस जरूरत समझते हुए गरीब परिवारों को अन्न देने का काम किया। सरकारें इसीलिए होती है भाई साहब कि जब देश संकट में हो तो सरकार उनके साथ खड़ा हो, और मुझे गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री देश के साथ खड़ा है, देश गरीबों के साथ खड़ा है। उन्होंने एक ऐसी योजना गरीब कल्याण योजना चलाई है, योजना चलाई जो गरीब परिवारों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को हमारे ऊपर गर्व है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि आप बच्चियों की प्रधानमंत्री मानसिकता है सब कुछ बंद हो जाएगा। योजना में भी राजनीति करने पूरे हुए हैं। अब गरीब याद नहीं है आपको, बात गरीबों करती हैं आप। मेराजुद्दीन जी आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को यह बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टेज पे होकर कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 80 करोड़ लोगों का भरा, ये क्या इससे पहले की सरकारों ने कभी राशन नहीं दिया? मैडम ये आपको मालूम है कि इस तरह की भाषा का दूरी है भाई साहब, आप लोग गलत फैलाते हैं। हम मोदी जी या उनकी जो भी टीम है भारतीय जनता बताती है कि हमने उन गरीब परिवारों का भी ध्यान रखा जिनके नौकरियां छूट गई थी, जिनके जॉब छूट गए थे, जो घर पे ही रह गए थे। हमने अपने गरीब परिवारों को भूखे नहीं सोने दिया। ये उपलब्धि है सरकार की, उपलब्धि इसलिए कि हमने गरीबों की चिंता करते हैं। कांग्रेस की सरकार कभी नहीं चिंता करती, हमेशा विरोध करती है। आपको तो इस मुद्दे का विरोध ही नहीं करना चाहिए। अगर देश के गरीब परिवारों के साथ आप खड़े हैं तो आपको इस योजना का लाभ करना, इस योजना का सम्मान करना चाहिए, इस योजना की तारीफ करनी चाहिए। जिस प्रकार देश में मोदी जी ने 2014 में केंद्र सरकार में आते ही मनरेगा की तारीफ की, अब बोला कि मनरेगा को मैं कभी नहीं बंद करूंगा, वैसे ही आपको अन्य योजना का तारीफ करना चाहिए यदि आप देश के किसान परिवारों, गरीब परिवारों सच्चे तैसी होते। मगर दुख है कि आपको राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, राजनीति करनी है। ठीक है भाई साहब, जब भी किसानों को लगाने की बात चल रही जी, एक मिनट किसानों की बात आप ना करें तो बहुत अच्छा है। किसानों की बात बिल्कुल ना करें आप, क्योंकि वही किसान लखीमपुर खीरी में थे जो टेनी का बेटा गाड़ियां चढ़ाता किसानों के ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होती है, वही किसान है। वही महिलाओं की बात ना करें, कार्रवाई नहीं होती है, क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं आप? अजय मिश्रा टेनी का लड़का जेल गया हुआ है, उसके साथ 9 लोग जेल गए, क्यों गलत जानकारी आप दे रहे हैं? क्यों गलत जानकारी देश में फैलाने का प्रयास करते हैं आप लोग? जो है इन्हीं सब बातों से देश की जनता को नकार देती चुनाव में, जब आप उसको भगाने का प्रयास करते हैं। जितना पढ़े लिखे आप, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी देश की जनता है, आपकी सारे बातों को पढ़ती है। अंत में जब उसको वोट देने का मौका आता है तो आपको वोट देकर वो बता देती है कि आप मेरे लायक नहीं हो। आपकी फर्जी बातों, बाकी बातों, अनावश्यक बातों के कारण जो है आप पढ़िए ना, लखीमपुर में जो घटना हुई है, कोर्ट ने संज्ञान में जेल भेजा हुआ है अजय मिश्रा टेनी के गृह मंत्री का जेल में, आप पता करिए ना। जो है मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो है वो क्या नाम है, रिवन्ना, गलत बात, सॉरी मैं गलत बोल गया, रिवन्ना जी जो हैं उनके ऊपर हजारों महिलाओं के दुराचार का जो मामला चल रहा है। अरे भाई करिए ना, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार करे ना कार्रवाई, क्या दिक्कत है? हम तो वही रोक रहे हैं आपको, मुद्दा तो आप बना रहे हैं ना, तो आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए, हम तो रोक नहीं रहे हैं। तो हम तो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का समर्थन नहीं किया कर्नाटक में इस मामले में। आपको जो कार्रवाई करनी करिए, आप तो मुद्दा बना रहे हैं, आपको कार्रवाई कहां करनी है? हमारे नेता ने कह दिया कि भाई आप कार्रवाई करिए, स्वतंत्र हैं। आप लोग की जो मानसिकता है ना, लगातार केंद्र सरकार की छवि खराब करने की, केंद्र सरकार को बदनाम करने की, देश की जनता बखूबी पहचान रही है। करारा जवाब मिलेगा 4 जून को आपको। ठीक है मेराजुद्दीन जी, आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। डिबेट का वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जवाब दीजिए अपना। जी बोलिए मैडम। जी मेराजुद्दीन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हम भाई साहब का सवाल आखिरी लाइन सुन नहीं पाए थे मैडम, फिर से बोलिए। अजितेश जी, आप अपने सवाल को दोबारा रिपीट कर दीजिए मेराजुद्दीन जी के लिए।
देखिए भाई साहब, जैसे अभी मोदी जी ने लगातार इतने काम किया है गरीबों के लिए, 80 करोड़ गरीब परिवार से कभी जाके ना, जब आप कभी वोट मांगने भी जाते हो, प्रवक्ता की हैसियत से बैठते रही, जनता के बीच अगर जाते हो, मैं जाता हूं, वो गरीब परिवार सीना से कहता है कि मोदी जी की जीत में हम लोग जो है भूखे नहीं मरे। उस बड़े कहते हुए आंख में आंसू आ जाते हैं। अजितेश जी ठीक है। आज मोदी जी ने 80 करोड़ गरीब परिवारों के लिए जो योजना चलाई है, अगर आप सच्चे विपक्ष की भूमिका में होते, देश के हित के लिए बात करते, इस योजना का सम्मान करते, योजना का तारीफ करते मोदी जी के, मगर आप बार बार मोदी जी की योजनाओं के नाम पे हमारे गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, देश के गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, गरीब परिवारों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, बार बार उसे अनाज के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे ताना देने का काम करते, उलाना देने का काम करते, जो आपकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है, गंदी राजनीति को दर्शाता है। ठीक है जितेश जी, राजुद्दीन जी अपना जवाब दे रहे हैं। नौकरी देने का वादा किया था, अगर ये आप अपना वादे को पूर्ण रूप से निभा, इस 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल चुकी होती, उन 20 करोड़ लोगों के साथ हर परिवार में 4 से 5 लोग जुड़े होते हैं, वो 40 या 50 करोड़ 80 करोड़ अपने आप ही हो जाते, और वो आपके साथ जुड़े होते, क्योंकि आपने नौकरी देने का वायदा तो किया। केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, 7 साल में 23 करोड़ नौकरी दे दिया। देने के बाद लोग खरीद सकते थे, आपने नौकरी देने के साथ नौकरी क्यों नहीं दी? 2 करोड़ लोग खिलवाड़ तो आप लोगों ने किया। मोदी जी ने 10 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी है, और केंद्र राज्य मिला के 9 करोड़ नौकरियां दी है, पूरे स्टेट में मिला लेंगे 20 राज्य मिला के पूरे आंकड़े का, और किसी नौकरी में 1 रुपया नहीं लिया गया। नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार विपक्ष यही कहता है कि जिन 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए थे वो तो मिला है नहीं, पेपर लीक अलग से किए जा रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। जब पेपर का तारीख दे दी जाती है, और जब पेपर लीक हो जाता है, बच्चे उम्मीद के साथ पेपर देने जाता है। रत्ना जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा एक बार। जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे हैं, ये मतलब बहुत देर से बता रहे हैं बीजेपी ने ये किया वो किया। बीजेपी कौन से 10 काम बताइए क्या किया आपने? 10 काम आप गिना दीजिए, मैं मानूंगा आपको, सिवाय हिंदू मुस्लिम को लाए बीच में, राम मंदिर को लाए बीच में। अब तुम तो भाई साहब, अब सुन तो लीजिए, जब चैलेंज किया सुन लीजिए। पहला काम, हमने 11 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर दिया। आजादी के 60 साल के बाद हमारी माताएं बहनें धुएं में भी खाना बनाती थी, बेचारी के आंख में आंसू आ जाते थे। एक माँ के दर्द को, गरीब माँ के दर्द को मोदी जी ने समझा, 11 करोड़ परिवारों को चूल्हा गैस कनेक्शन देने का काम किया, जो आपको सरकार ने सोचा है। नंबर 2 काम, हमने 4 करोड़ परिवारों को आवास देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ परिवार आवास किया, जो आदिवासी है, गरीब है, दलित है, जिनको कभी आजादी के बाद आवास नहीं दिया गया था। अभिषेक जी को अपनी बात बोलने दीजिए, चले जाइए, एक मिनट। कहीं आपको कच्चा मकान नहीं दिखेगा, ये मोदी जी की देन है। नंबर 3, हमने गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, 11 करोड़ खाते बैंक में खुलवाए, जीरो अकाउंट पे जिनके कभी खाते नहीं खुलते थे, जिन गरीब परिवारों को कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस के चेहरे चरित्र के कारण उन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से दूर रखा गया था। आज मोदी जी ने गरीब परिवारों को बैंकिंग से जोड़ा, और लगभग 10 करोड़ परिवारों को, किसान परिवारों को 2-2 हजार रुपया, जब खाद बीज का टाइम आता है ना, किसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, उसके पास पैसे नहीं होते खाद खरीदने के, बीज खरीदने के। मोदी जी ने किसानों के दर्द को समझा, हर तिमाही 3-3 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए देने का काम किया मोदी जी ने। 10 काम गिना बैठ जाइए आप जो है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अजितेश जी, ये भी तो एक साइड है ना। कहाँ पे गैस छोड़ जाते हैं मैडम आंसू गैस की? बात कर रहे हैं किसानों की, वही किसान है जो बेचारे प्रदर्शन करने जा रहे थे, आंसू गैस के गोले, बतगोले, बंदूक, देखिए मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो किसान है अपने खेत पे है, जिन्हें राजनीति करनी है, जिन्हें देश की, सुनिए, देश की सत्ता के खिलाफ लड़ना था, किसानों के भेष में काम करने गए थे। पॉलिटिकल पार्टी किसानों पे, किसानों के भेष में केंद्र की सरकार के विरुद्ध प्रणयन करने के लिए वहां पे गए थे। देश का जो सच्चा किसान आज खेती कर रहा था, किसानी कर रहा है। राशन मिलता था 20 किलो 25 किलो मिलता है, बीपीएल मिलता था आपको, आज क्या मिलता है? 5 किलो राशन, जिंदगी बदल जाएगी। आप ये बात करते हैं, न रोजगार की बात आपके पास है, न स्वास्थ्य की बात आपके पास है, न शिक्षा की बात आपके पास है। अरे क्यों नहीं स्वास्थ्य की बात है भाई साहब? सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज 10 साल में बने हैं, जितना मेडिकल कॉलेज पिछले 60 साल में बना था, 10 साल में मेडिकल कॉलेज बने हैं। जितने एम्स कॉलेज पिछले 60 साल में बने, 10 साल में बने हैं। आप कहाँ हैं? धरातल में तो आइए। पेपर बना हुआ है, चलिए बस्ती पेपर बना हुआ है, गिना दीजिए आप। सिर्फ पेपरों के अलावा कुछ काम हुआ है आपके पास? कुछ हो आपको मालूम चलेगा कि पेपर में काम हुआ, जमीन में काम हुआ? चले जाइए, ज्यादा नहीं, 5 की बात कर लीजिए, 5-6 दिन का टाइम बचा हुआ है। आपने बनाया था, पेपर बना हुआ है। हकीकत क्या है, कभी गए आप जमीनी स्तर जाके देखिए, जुमलेबाजी करने छोड़िए एकदम से, जमीनी स्तर जाके देखिए क्या बना हुआ है।
सिवाय जुमलों के अलावा कुछ पहली नहीं है। बार जुमले देश वाली में कोई सरकार आई है पूंजीपतियों की सरकार जिसने है। शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना शुरू किया है, जो कांग्रेस की नीतियों में नहीं था कभी। पहली बार मोदी सरकार ने देश के कई शहरों की स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। इतने फ्लाईओवर किए हैं, इतना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, इतने काम हुए हैं। आज आप चले जाए, सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, ये मोदी जी की देन है। हाँ, मोदी जी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा, इतने फ्लाईओवर, इतने हाईवे, अजितेश जी, अगर इतनी सड़क बने, इतने कार्य किए गए हैं, तो हमेशा चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने क्यों आती हैं, सुनने में क्यों आती हैं? चुनाव क्यों बहिष्कार किए जाते हैं? 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं अजितेश जी, और ऐसा कोई भी चरण नहीं गया है जहां ग्रामीणों ने बहिष्कार ना किया हो चुनाव का, अपनी मांगों को लेकर के मैडम, बहिष्कार किया है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, जो ग्रामीण है वो भी सही है। उसका रीजन ये है कि किसी ने मोदी सरकार के खिलाफ गुस्से में आके बहिष्कार नहीं किया है। स्थानीय सांसद कहीं गड़बड़ किया है, स्थानीय सांसद 5 साल जनता के बीच नहीं पहुंचे, उनकी मांगे नहीं मानी, स्थानीय विधायक नहीं माना, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन हुई है। ज्यादातर ऐसी जगह विपक्ष के सांसदों द्वारा किया गया है, क्योंकि वो 5 साल चुनाव जीतने के बाद ये कहते नजर आते हैं, भैया हमारी तो सरकार ही नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, तो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे जनता नाराज होकर ऐसा पहुंचे मलौवत की कल्याणी नदी पे पुल नहीं बना। आपके ही सांसद लल्लू सिंह थे वहां से, फैजाबाद की बात कर रहा हूँ, अयोध्या लोकसभा, जहां राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में वोट मांगते हैं, मैं वहां की बात करता हूँ। आप हकीकत तो आइए, पूरा बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, एक कल्याणी नदी का पुल मांग रहे हैं। आपका ही वहां से सांसद है और आपका ही मंत्री वहां पे है बीजेपी का सतीश शर्मा, आज तक पुल नहीं बना, सड़क नहीं बन पाई, बहिष्कार हो गया। आप बात करते विपक्ष की बात करते हैं। अरे इसी तो जनता आपको नकार हार चुकी है और पूरी तरीके से चुनाव हार चुके हैं। बात आप गरीबी करते हैं, गरीबी को आपने चरम सीमा पे ला दिया, बेरोजगारी को आपने चरम सीमा पे ला दिया। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कितने रोजगार मिल गए? जो पेपर आप लीक कराते हैं उससे रोजगार तो छोड़, जो जनता का पैसा उसको आपने हरण कर लिया। बच्चों की मानसिकता है, जो गरीब माँ बाप अपने घर से गेहूं चावल बेच के इलाहाबाद पढ़ने भेजा था, उसका पेपर लीक हो गया, भविष्य खराब कर दिया आपने। उसके लिए कोई जवाब है आपके पास? लेकिन कुछ जवाब नहीं है। जवाब है, मैं जवाब तो ले लीजिए भाई साहब, जवाब ले लीजिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में यहाँ सरकार आई थी, सपा सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, गुंडों माफियाओं का दबदबा होता था, गुंडों माफियाओं की सारे में सरकार चलती थी। गुंडों माफियाओं की सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुनिए तो पहले, 2014 से पहले गुंडों माफियाओं की सारे थे, किसी को जीने ही नहीं दे रहे थे। 2014 के बाद आप पैदा हुए हैं, उससे पहले तो आपने देखा ही नहीं था ना। गुंडे माफिया की बात करते हैं, सारे गुंडे माफिया तो बीजेपी मरे पड़े हुए, सारे बलात्कारी बीजेपी मरे पड़े हुए, तो गुंडे माफिया कहां से आएंगे? बात करते हैं हम गुंडे माफियों की, जो है आप दबा देंगे डीजीपीआई से। दर्द होना लाजमी है, क्योंकि यही गुंडे माफिया आपको बूथ जिता के देते थे, अब बूथ नहीं जिता पा रहे हैं, तो दर्द होना लाजमी है। बैठा हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसके लिए। आपका ही किसानों पर गाड़ी चलाने वाला सांसद का बेटा बैठा हुआ है, आप कैसी बात करते हैं? 2014 से पहले तो जेल गया था भाई साहब, उसको जेल गया था, गवर्नमेंट ने ना कोई रिपोर्ट था, ना जेल भेजा था, ना कोई रोड मिली अपनी। सब कुछ 2014 के बाद में हुआ है। झूठ का पुलिंदा मत बांधिए, बहुत दिन नहीं चलने वाला है। जनता आपके झूठ के पुलिंदे को उछाल के फेंक चुकी है, और 4 जून को आप अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लीजिए, क्योंकि आपकी ये जो बातें हैं झूठी, ये अब जनता सुनने वाली नहीं रह गई। जनता समझदार है और जनता बहुत पढ़ी लिखी है, आपके झूठ के वादे जान गई है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग हैं, जितना आपको भरोसा, खुद राहुल गांधी को नहीं भरोसा है। उत्तर प्रदेश लड़ना नहीं चाह रहे थे वो, अमेठी लास्ट से पूरी टीम उनको मनाने पे जुट गई, भैया लड़ लीजिए, भैया लड़ लीजिए, बाबा लड़ लीजिए, तब जाके उन्होंने कहा ठीक है लड़ूंगा, तो मैं अमेठी से नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा। हमारी सीट जीती हुई है, उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, आप परेशान हो तो गठबंधन है, वहाँ क्यों नहीं है? अरे बिल्कुल गठबंधन हमारा हर जगह है, गठबंधन बहुत। 1 मिनट अजितेश जी, अभिषेक जी, ठीक है, डिबेट का वक्त यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का मुद्दे की चर्चा में बैठने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जहां एक और विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो फिर से लोकतंत्र हमेशा के लिए खतरे में आ जाएगा, और जिस तरीके से बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसे घबरा कर अब बीजेपी आरक्षण का मुद्दा जानबूझकर उठा रही है और हिंदू मुस्लिम को आरक्षण के बेसिस पर बांटा जा रहा है। ये लगातार विपक्ष द्वारा ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही इसके साथ कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा भी इसीलिए दिया गया ताकि आरक्षण बीजेपी को खत्म करना है।
जिस तरीके से विपक्ष नैरेटिव दे रहा है उस पर अब पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे मुस्लिम आरक्षण से जोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा और नुकसान है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस पर ये हावी होता है। वहीं इस मामले में जहां आपको बता दें सरकार के स्तर पर जांच कराए जाने की बात की जा रही है कि आखिर कैसे मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया जाए, जांच के बाद इस पर एक आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं सूत्रों का दावा है कि यूपी ओबीसी आयोग इस मामले में आवश्यक जानकारियां जुटा रहा है। अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि इस रिजर्वेशन की तमाम बारीकियों पर गौर किया जाए। विभागीय स्तर पर मिली जानकारियों का पूरा ब्यौरा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बैठकों का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है। इसमें मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण के तहत दिए जाने वाले और दिए गए लाभ पर अहम फैसले हो सकते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व का अब बस आखिरी दिन ही बचा है, जिसके बाद आपको बता दें इस पर्व को लोग अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री की जीत का जश्न भी मनाएंगे। खैर, किसकी गलतफहमी खत्म होगी सत्ता में आने की और प्रधानमंत्री बनने की, और कौन आएगा सत्ता में, इसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।